हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी बेसिकली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 36 टू लेके 55। डीपीएसपी बेसिकली आइडियाज या आइडियल्स होते हैं जो स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड लॉज। ठीक है, बेसिकली डीपीएसपी का पर्पस ये होता है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। इट फोकसेस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इन द कंट्री। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, एम्स टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी जो है वो रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डीपीएसपीज आर बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, मीनिंग कि आप इनके वायलेशन पे डायरेक्टली कोर्ट को रेफर नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते एनफोर्समेंट के लिए। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। वी हैव बोरोड दिस प्रोविजन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपीज को कहा कि दे आर द नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स टुगेदर आर कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दी स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में फैक्ट्स बेसिस पे पूछी जा सकती है। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपीज आर द कॉन्शाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ। दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इस कैटेगरी में मेंशन नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन्ड है, ये हमने बस ईज अप करने के लिए इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। Article 36 basically deals with the definition of state. Definition of state DPSPs में same है as the definition of state in fundamental rights. Fundamental rights में definition Article 12 में थी. It said that state includes the following: union and state government which forms part of executive, parliament and state legislature which forms part of legislative organ, लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, अदर अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक एलआईसी, ओएनजीसी, सेल। एज पर सुप्रीम कोर्ट, एक प्राइवेट बॉडी या एजेंसी विच इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, इट ऑल्सो फॉल्स विद इन द डेफिनेशन, विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज इन लॉ मेकिंग। ये नॉन एनफोर्सिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, बट इट इज एक्चुअली बिलीव्ड कि स्टेट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यूज करेगी, अप्लाई करेगी अपनी लॉ मेकिंग में, ताकि वो एक वेलफेयर स्टेट बना सके, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ ध्यान दे सके। पहला हम इसमें कवर करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये बस हमने अपने ईज करने के लिए ऐसे क्लासिफाई करे हैं। Socialistic principle basically lays down framework for a democratic and socialistic society. Socialism in India is basically mixed socialism, जहाँ पे private और public sector दोनों coexist करते हैं। इनसे related articles देखते हैं। Article 38, it deals with welfare of people by securing social order. उसके अंदर क्या क्या? Minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. It was added by 44th Constitutional Amendment Act 1978. ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन सा प्रोविजन ऐड हुआ। Article 39, it basically deals with adequate means of livelihood for all, equal distribution of material resources for common good. It does not include concentration of wealth and means of production. It does not include equal pay for equal work for men and women, opportunities for healthy development of children. It was added by 42nd Amendment Act 1976 in Article 39. Preservation of health, strength of workers children against forcible abuse. ठीक है, ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 39 के अंडर आते हैं। आपको कोई भी एक प्रोविजन दे के कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज इन विच आर्टिकल, तो ये आपको 2-3 बार आप रीड करेंगे तो समझ आने लगेंगे। अब इशू क्या है कि हर चीज के लिए भी ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते। अगर हर चीज के लिए ट्रिक यूज करने लगे तो ट्रिक याद करने के लिए भी ट्रिक होनी पड़ेगी। बेसिक इसका फंडा ये रहता है कि अगर आप इसको 3-4 बार भी पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में चीजें सेट होने लगेंगी, फैक्ट्स ऐसे ही याद होंगे। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल 39A की तरफ। आर्टिकल 39A कहता है कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो कि लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आर्थिक मजबूती नहीं है उनके पास, तो उन लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए एंड इक्वल जस्टिस
प्रमोट किया जाए। इट वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41। इट इंक्लूड्स राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस या डिसेबिलिटी। इस कंडीशंस में ये सारे राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। आर्टिकल 42 की तरफ बढ़े तो इट सेज जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। बेसिकली कहता है कि ह्यूमन जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए कंडीशंस एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी जस्ट इक्वल एंड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 43। इट इंक्लूड्स सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, a decent standard of life and socio-cultural opportunities for all the workers। 43A कहता है कि participation of workers होना चाहिए in management of industries। It was added by 42nd Amendment Act 1976। इस पे बेसिकली एक क्वेश्चन भी आ रखा है कि कौन से प्रोविजंस 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। Article 47। Article 47 basically deals with raising nutrition level, standard of living and promoting public health। Basically public health से डील करता है। Articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47 socialistic principles के अंडर आते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली बेस्ड है महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी पे। बेसिकली वो उनके आइडियाज एंड थॉट्स को इनोमरेट करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। पहला आर्टिकल इसके अंदर हम देखते हैं आर्टिकल 40, दैट इज ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज पूरी भी हो चुकी है जब पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश की गई इन द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43 पे चलें तो वो कहता है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। बेसिकली इसका पर्पस है कि स्मॉल बिजनेसेस जितने भी हैं जो हमारे घर से रह के ऑपरेट हो सकते हैं, जो क्राफ्टमैन के घर से ऑपरेट हो सकते हैं, जैसे कि पॉटरी हो गया, बास्केट वीविंग हो गया, मैच स्टिक मेकिंग हो गया, इन सारी चीजों को प्रमोट करना चाहिए रूरल एरियाज में ताकि वहां भी सेल्फ इंडिपेंडेंस आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले उन लोगों को। आर्टिकल 43B की तरफ चलें तो इट सेज प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इट वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 46th आर्टिकल अगर हम देखें तो इट बेसिकली प्रमोट्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। वीकर सेक्शंस को इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए स्टेट शुड मेक सम प्रोविजंस व्हिच आर इन देयर इंटरेस्ट। We saw here. Article 47 raise nutrition level, standard of living and promote public health. Same article is also in Gandhian principle. In this case it prohibits intoxicating drinks and drugs. Article 48 की तरफ चलें तो it prohibits cow slaughter, calves and other milch animals कि इन एनिमल्स का स्लॉटर नहीं होना चाहिए फॉर एनी पर्पसेस। आर्टिकल्स 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 ये सारे आर्टिकल्स बेसिकली बेस्ड हैं गांधीयन आइडियोलॉजी एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। तो चलते हैं अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोकस करते हैं फ्रीडम पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पे। रूल ऑफ लॉ और रैशनलिज्म भी इसमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 44 को अगर हम देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्रपोज सेट ऑफ कॉमन लॉज। किन मैटर्स में? मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज, divorce, inheritance, adoption, which are applicable to all citizens regardless of their religions। अभी क्या होता है कि हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के अपने कुछ पर्सनल लॉज हैं जिनके थ्रू वो मैरिज का कॉन्सेप्ट, अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन बेसिस पे सबके अलग अलग लॉज हैं। यूसीसी बेसिकली चाहता है कि एक कॉमन सेट ऑफ लॉज सारे सिटीजन्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एस्टैब्लिश किया जाए। आर्टिकल 45 पे आते हैं। आर्टिकल 45 बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल 6 years of age।
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स में भी देखा था, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन अंडर आर्टिकल 21A इसने एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A। ठीक है, चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 48 बेसिकली सेज कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 48A पे। बेसिकली आर्टिकल 48 एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए कहता है, सेफगार्ड करने को कहता है फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को। इट वाज आल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आर्टिकल 49 बेसिकली स्टेट्स कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने मॉन्यूमेंट्स को, places and objects of historic interest and which are of national importance। जो भी national importance के monuments हैं, places हैं, historic facts जिनसे जुड़े हुए हैं, एक history जुड़ी हुई है, उनको protect करना चाहिए state को। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 50 की तरफ, विच स्टेट्स सेपरेशन होनी चाहिए जुडिशरी की फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। आर्टिकल 51 की तरफ अगर हम देखें तो इट बेसिकली प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये कहता है डिस्प्यूट सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के थ्रू होना चाहिए, डिस्प्यूट्स को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए एंड मेंटेन करने चाहिए ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। आर्टिकल्स 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51 दे बेसिकली कम अंडर लिबरल आइडियोलॉजी। क्रिटिसिज्म थे कुछ डीपीएसपीस के संथनम ने कहा डीपीएसपीस लीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स। ये स्टेटमेंट याद रखना कि किसने कही थी, क्वेश्चन बना के यूपीएससी पूछ सकता है। नसीरुद्दीन ने कहा कि डीपीएसपीस आर नो बेटर देन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन द 2nd of January। केटी शाह ने कहा कि डीपीएसपीस आर पायस सुपरफ्लुएलिटीज। ठीक है, डीपीएसपीस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या यूटिलिटी है? दे आर जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली जनरल रिकमेंडेशन है स्टेट को कि आप ये चीजें फॉलो करें व्हाइल मेकिंग लॉज। इट कैन बी यूजफुल एज बीकन लाइट्स टू कोर्ट, ये कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू पावर्स में उनके काफी हेल्प करता है। इट एम्पलीफाइज द प्रियम्बल। डीपीएसपीस आर ऑल्सो कंसिडर्ड सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स। जो भी वैक्यूम पार्ट 3 के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, जो चीजें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करा पाया है, डीपीएसपी फोकसेस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स एंड वो गैप फिल करने की कोशिश करता है जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से रह जाता है। डीपीएसपीज आर ऑल्सो क्रूशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट। हमें देखना है कि गवर्नमेंट क्या ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करती है अपने लॉज बनाते हुए या नहीं। These principles are intended to be the guide, friend and philosopher of the ruling government in its legislative and executive acts। बेसिकली एक गाइड, फिलोसोफर और फ्रेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर एक गवर्नमेंट, अगर एक स्टेट लॉज उनके अकॉर्डिंग बनाना चाहे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, इसकी एक टाइमलाइन है जो हम केसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट केस आया चंपाकम दोराई राजन केस 1951 में। इस केस में हेल्ड हुआ कि फंडामेंटल राइट्स हैव प्रिमेसी ओवर डीपीएसपीस। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ, फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। इसमें एक और प्रोविजन देखा गया कि फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। सेकंड केस था हमारा केरला एजुकेशन बिल केस 1957 में। इसमें भी यही हुआ कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, देन फंडामेंटल राइट्स शुड बी अपहेल्ड। फंडामेंटल राइट्स को ग्रेटर इंपॉर्टेंस दी गई डीपीएसपीस से। थर्ड केस आया हमारा गोलकनाथ केस इन 1967। इस केस में बेसिकली कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे या अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है अमेंड नहीं किए जा सकते इवन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इस केस में ये हेल्ड हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट का कुछ रिएक्शन आया। पार्लियामेंट ने 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट करी 1971 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं टू अब्रिज या टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C कहता है कि आर्टिकल 39B एंड C के अंडर, जो कि डीपीएसपीज हैं, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है और अगर वो लॉ आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को वायलेट भी कर रहा है,
इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड एंड कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेगा फॉर सच केसेस। बेसिकली एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी है टू द जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्राइन। उसके बाद आया केशवानंदा भारती केस 1973 में। इसने कहा कि सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। सेकेंड प्रोविजन ने जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन को बेसिकली इनएप्लीकेबल कर दिया था। इसने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ 31C वाज अपहेल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, कि आप 39B एंड C के अंडर कोई भी लॉ बना रहे हो एंड इवन इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 31 तो उसको वॉइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 which widened the scope of आर्टिकल 31C। पहले हमने ये देखा कि आर्टिकल 31C के अंडर आप आर्टिकल 39B एंड C में लॉज बना सकते हो एंड वो वॉइड नहीं होंगे। बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सारे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड कर दिया, नॉट मेयरली 39B एंड C। उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू रहा कि एक्सटेंशन जो करी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती है। बेसिकली इसने एक और चीज हेल्ड करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करते हैं सुप्रीमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट पार्लियामेंट के पास वो पावर्स हैं कि वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को टू implement any directive principle, but as long as it does not violate the basic structure of the constitution। कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो कि आउटसाइड पार्ट 4 भी आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 335 में पार्ट 16 क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 350A पार्ट 17 में इसके अंडर इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग के लिए प्रोविजंस होते हैं। आर्टिकल 351 पार्ट 17 इट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कुछ लॉज हैं जो बनाए जाते हैं टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपीज, उनके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आर्टिकल 43 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया गया। आर्टिकल 40 को इंप्लीमेंट करने के लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट बनाए गए, जिससे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश की गई इंडिया में। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका आंसर है 51, आर्टिकल 51 विच वाज बेस्ड ऑन लिबरल आइडियोलॉजी। हमने देखा था इसमें कि इट डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपीज। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि इट इज अ फंडामेंटल राइट्स। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, विच आर्टिकल इज इट। Prohibition of consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health. This is true। आर्टिकल 47 में हमने देखा था कि प्रोहिबिट करना चाहिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को जो इंजूरियस टू हेल्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Consider the following provisions under DPSPs as enshrined in the Constitution. Which of the above are Gandhian principles that are reflected in directive principles of state policy? इसीलिए हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। Securing for all its citizens a uniform civil code. 1 is wrong। अब 1 के गलत होते ही ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 2 and 3 इज द आंसर। बेसिकली ये वाला प्रोविजन लिबरल आइडियोलॉजी के अंदर आता है। इसका कौन सा आर्टिकल है ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, दे कम अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंश्राइंड इन इट्स डीपीएसपीज। वेलफेयर स्टेट तो डीपीएसपीज ही प्रमोट करता है। Which of the following provisions were added by 42nd Amendment Act? ऊपर हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनमें से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपीज कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। दोनों पे ही नहीं, नाइदर।
DPSPs आर बेसिकली नॉन इन्फोर्सिएबल। DPSPs के वायलेशन पे हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। दे डू नॉट एक्ट एज अ लिमिटेशन। ये तो बेसिकली सजेशन और रिकमेंडेशन होते हैं स्टेट के लिए कि आप अपने लॉज इनके बेसिस पे बनाएं। ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसका आंसर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा DPSP का लेक्चर खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।